जय हिंद दोस्तों। तो आज आपको यूरोप देखना है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसका छठा क्रम है। किस क्रम पर? छठा क्रम पर। पहले पर आपका एशिया आता है, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका और चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पर अंटार्कटिका आ जाएगा, छठे पर ये आपका यूरोप आ जाएगा। तो यूरोप ऐसा प्रायद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। ये आप देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध 66.5 है। यहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजरा है और आर्कटिक वृत्त देखा जाए तो पूर्णतः 6 देशों से गुजरता है, लेकिन यूरोप के 4 देशों से। यूरोप के कितने? 4 देशों से। वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो आपका नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, झीलों का देश, और ये रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला आपका रूस हो जाएगा। तो ये 4 है। बाकी ये आपका क्या है? यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसी बाउंड्री पर स्टेपिस घास के मैदान भी पाए जाते हैं। टैगा या स्टेपिस घास के मैदान भी पाए जाते हैं। एक काला सागर है, ये आपको काला सागर दिख रहा है। ये काला सागर इधर है। एक कैस्पियन सागर, ये क्या? कैस्पियन सागर हो जाएगा। और बात कर लें तो इधर आ जाओगे तो ये आपका एजियन सी हो जाएगा, ये मरमरा सी इसी के बीच में, और यहाँ पर इजोब सागर। बाकी ये भूमध्य सागर, और ये आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। यहाँ पर आइसलैंड हो जाएगा। ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो स्पेन हो जाएगा। चलिए इस पर नहीं, इस पर देख लेते हैं। तो ये आपका स्पेन हो जाएगा, ये पुर्तगाल, ये फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यहाँ यूक्रेन जो अभी विवादित है, और ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, ये रूस आपको दिख रहा है। काला सागर बता ही दिए, कैस्पियन सागर, रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, इटली, ये यहाँ के प्रमुख क्या हैं? देश हैं। और भी ये छोटे छोटे हैं, छोटे से यहाँ चेक हैं, चेक गणराज्य, चेक है सिर्फ, क्या बोलोगे? चेक। नीदरलैंड है, ठीक, लातविया है, इस्टोनिया। ये 3 देश हैं जो बाल्टिक कंट्री में आते हैं। इस्टोनिया, लातविया और क्या? लिथुआनिया। ये आपको 3 देश याद रखना है, इस्टोनिया, लातविया और क्या? लिथुआनिया। तो आज का जो मोटिवेशन था उसे भी देख लेते हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या तो अनुभव। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए कि कहते नहीं, रिक्स हमेशा बढ़ा लो, जीत गए तो कैप्टन, हार गए तो सलाहकार जरूर बनोगे। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ पुनः पहुँचते हैं यूरोप। यूरोप छठे क्रम पर यह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे क्रम पर है। तो इसे मैं हटा देता हूँ और पुनः देखता हूँ। आप मैप को साथ में रखिए और लैंडस्केप कर दीजिए। इसके पहले आप सभी महाद्वीपों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कील नहर है कहाँ। तो कील नहर जो डेनमार्क और जर्मनी है, यदि आपको मैप दिखता हो तो यहाँ से देख लीजिए। ये जर्मनी और डेनमार्क जो है, ये वाला हिस्सा, यहीं पर कील नहर है। यहीं पर क्या है? एक कील नहर है, और कील नहर 2 सागर को जोड़ता है। एक कील नहर क्या करता है? 2 सागर को, एक बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ देता है। ये आपको पता होना चाहिए। और जर्मनी में जो अंतर सागर के तट हैं उसे डॉगर बैंक कहा जाता है। जर्मनी में जो यहाँ के ऊपर या अंतर सागर के तट हैं, इसको क्या बोलते हैं? डॉगर बैंक। ये ध्यान रखना, डॉगर बैंक बोला जाता है। चलिए अब ये तो पता हो गया कि कील नहर कहाँ है। बाकी स्वेज नहर अफ्रीका में, मैं अफ्रीका को भी मैप रखा हूँ, अभी दिखा देता रहा। चलिए अफ्रीका को भी देख लेते हैं, कहाँ है स्वेज नहर। तो ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पर है स्वेज नहर। कहाँ पर? ये है स्वेज नहर, और यहाँ पर है ये भूमध्य सागर। ये ऊपर वाला यूरोप ही दिख रहा है। ये जो देश है ये स्पेन है। यहाँ से जो जिब्राल्टर जल संधि लगा है, ये आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। बाकी सहारा का मरुस्थल है, यहाँ विक्टोरिया झील है,
बाकी लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। यहाँ पर कांगो नदी है, कांगो जायरे नदी, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बाकी विक्टोरिया झील से ये क्या विषुवत रेखा इसके ऊपर से जाता है, यहाँ से कर्क रेखा, यहाँ से मकर रेखा। तो इन बातों को पता होना चाहिए। लाल सागर यहाँ है, बाब अलमंदे जल संधि यहाँ है, अदन की खाड़ी, उसके बाद हिंद महासागर है। चलिए ये आपका मैटर नहीं है, जो आज का मैटर है उस पर चलते हैं। तो यहाँ से आप समझे कि कील नहर कहाँ है। बाकी पनामा नहर भी मैं दिखा दूँ, उसका भी दर्शन मैं करा दे रहा हूँ। पनामा नहर यहाँ है, कहाँ है, यहाँ पर है पनामा नहर, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब उत्तर अटलांटिक को प्रशांत महासागर से ये पनामा नहर जुड़ता है। चलिए अब देखते हैं यूरोप को पुनः। तो यूरोप का जो ये नॉर्वे है, तो नॉर्वे से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और एक खुद ही है शांति के। ठीक, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो स्वीडन से 5 दिया जाता है, नॉर्वे से 1 दिया जाता है, टोटल मिलाकर 6। तो 5 कौन कौन से, मतलब साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन। स्वीडन की राजधानी देखा जाए तो स्टॉकहोम, और नॉर्वे की राजधानी देखा जाए तो ओस्लो हो जाएगा। चलिए ये बात भी कंफर्म हो गई। बाकी यदि आपसे पूछा जाए कि बाल्टिक कंट्री कौन से हैं, तो ये बता देना 3 देश हैं। कौन से, यहाँ देखिए बाल्टिक जो सागर से लगे हैं, तो इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश आपके क्या हैं, बाल्टिक कंट्री हैं। ये ध्यान रखना, 3 देश आपके क्या हैं, बाल्टिक कंट्री है। बाकी यदि पूछा जाए कि डागर बैंक कहाँ किसे कहा जाता है, तो जर्मनी का जो ये क्षेत्र है इसी को क्या बोलते हैं, डागर बैंक बोला जाता है। चलिए बाल्टिक सागर को भी देख लेते हैं। तो इसे मैं हटा दूं, तो ये आपका क्या दिख रहा है, बाल्टिक सागर दिख रहा है। ये वाला क्या है, बाल्टिक सागर है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो एक है नदी, चलिए प्राकृतिक मैप लेते हैं तब इसमें समझ में आएगा। चलिए एक नदी इसमें गिरती है, उस नदी का नाम है विस्तुला नदी, जो वर्षा से होकर गुजरती है। वर्षा किसकी राजधानी है, तो वर्षा ये पोलैंड की राजधानी है। यहाँ आपको विस्तुला नदी दिखती होगी। तो विस्तुला नदी ये अपना जल कहाँ गिराती है, बाल्टिक सागर में। तो यदि पूछा जाए कि वर्षा किस नदी के किनारे, मतलब पोलैंड की राजधानी वर्षा किस नदी के किनारे है, तो आपको आंसर में करना है कि विस्तुला नदी के किनारे हैं। अब बात कर लेते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी में एक है ओडर नदी, कौन सा, ये भी अपना जल कहाँ गिराती है, बाल्टिक सागर में। कौन सी नदी, आप एक एक नदी का नाम लिखते जाइए। अभी आपको विस्तुला बताया, अब आपको ओडर नदी लिखना है। तो ओडर नदी जो है ये जर्मनी की राजधानी मतलब बर्लिन स्थित है। आपको याद रखना है कि बर्लिन इसी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बात पता होना चाहिए। चलिए 2 नदियां हो गया, एक विस्तुला नदी ये आपको दिखता है, और एक ओडर नदी, ओडर नदी जो कि जर्मनी से होकर गुजरती है, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन से, बर्लिन। ठीक, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसे मैं हटा दें। अब आगे देखते हैं, तो एल्ब नदी जो कि उत्तर सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ गिराती है, उत्तर सागर में अपना जल गिराती है। ठीक, तो उत्तर सागर में एल्ब गिराती है। यदि इजेक्ट पॉइंट देखा जाए तो एल्ब नदी के किनारे ही है। बर्लिन क्या है, एल्ब नदी के किनारे ही है। जो ओडर नदी है जर्मनी में बहती है, लेकिन राजधानी थोड़ा सा दूर है, ओडर नदी से थोड़ा सा दूर है। लेकिन एल्ब जो नदी है ये क्या है, एकदम इसके पास से, मतलब इसके पास में देखिए बर्लिन है,
ऊपर क्या है, बर्लिन है, एल्ब नदी, यहाँ ओडर भी नदी है। तो दोनों के मध्य में देख लो, यहाँ पर क्या है आपका बर्लिन है, जो राजधानी है उसके बीच में ही है, ये आपको पता होना चाहिए। एल्ब नदी और क्या, ओडर नदी, ये ध्यान रखना, एल्ब नदी और ओडर नदी। और भी बात कर लें तो यहाँ पर राइन नदी है, क्या है, अल्पस पर्वत से निकलकर राइन नदी ये अपना जल यहाँ गिरा देती है। ठीक, ऊपर नीदरलैंड होते हुए ऐसे, चलिए अपना जल कहाँ गिरा देती है, उत्तर सागर। इसी को रूर नदी भी बोला जाता है, कोयले के लिए जाना जाता है, भ्रंश घाटी से होते हुए यह नदी बहती है। मैप में देखते रहिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको लैंडस्केप जरूर कर लेना। और ये काला सागर है, यहाँ पर ये भ्रंश घाटी से होते हुए राइन नदी है, जिसको रूर नदी की संज्ञा दिया गया। भारत में भी एक ऐसी ही नदी है जिसको दामोदर नदी बोला जाता है, वो भी रूर नदी की संज्ञा दी जाती है क्योंकि वहाँ से भी कोयले की प्राप्ति होता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो बर्लिन नदी, बर्लिन, ये ध्यान देना, जो राजधानी है जर्मनी की, ये एल्ब नदी और क्या, ओडर नदी के मध्य में ही है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसी के बाद में राइन नदी है, ये ध्यान देना, अल्पस पर्वत से निकले हैं। अब इंग्लिश चैनल को देखते हैं तो इंग्लिश चैनल आपका यहाँ है। इंग्लिश चैनल क्या है, यहाँ पर है, ये यूनाइटेड किंगडम, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, नीचे फ्रांस हो जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश चैनल है और बिस्के की खाड़ी ये आपका इस साइड में है। और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर नांटेस है, लायर नदी जो अपना जल कहाँ गिराती है, बिक्से की खाड़ी में। कौन सी, लायर नदी, बिक्से की खाड़ी में लायर नदी अपना जल गिराती है। और यहीं पर नांटेस है जो कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है, कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। चलिए इसे हटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं सीयन नदी। तो सीयन नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है, इंग्लिश चैनल पर। कहाँ पर, इंग्लिश चैनल पर। ये ऐसा कुछ है, चलिए ऐसा कुछ, यहाँ इंग्लिश चैनल में अपना जल गिरा देती है। तो इसे सीयन नदी के किनारे पेरिस शहर स्थित है, सौंदर्य नगरी पेरिस बोला जाता है। तो पेरिस यहीं पर स्थित है, किस नदी के, सीयन नदी। ये ध्यान रखना, विस्टुला नदी वर्षा हो जाएगा, और जो बर्लिन है ये एल्ब नदी हो जाएगा, और ये जो पेरिस है ये आपको सीयन नदी याद रखना है। विश्व की सौंदर्य नगरी है इसे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डूरो नदी है, डूरो नदी है, इसके नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर डूरो नदी है। ठीक, तो यहाँ पर डूरो नदी है, और यहाँ पर टागस नदी है, ये टागस नदी, यहाँ पर डूरो नदी। तो टागस और डूरो नदी, तो डूरो नदी को देख लेते हैं। ये अपना जल तो ये अटलांटिक में गिरा ही रही है, या बिक्से की खाड़ी के पास में। बाकी जो डूर लिस्बन है ये टागस नदी पर स्थित है। ये आपका लिस्बन, लिस्बन क्या है, तो ये पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी पूछा जाए किस नदी के किनारे, तो टागस नदी के किनारे स्थित है। बाकी स्पेन और पुर्तगाल में एक इब्रो नदी है जो अपना जल कहाँ गिरा देती है, भूमध्य सागर में, ध्यान रखना है, इब्रो नदी। और यहाँ पर गडाइकल नदी है, नीचे कई नदियाँ हैं जो अपना जल यहाँ पर भूमध्य सागर में गिरा देती हैं। और स्पेन में एक स्थान है सविल्ले, मैप में देख सकते हो क्या, सविल्ले स्थान है जो कि यूरोप का सबसे गर्म स्थान है। कौन सा, सविल्ले। ये ध्यान रखना, सविल्ले स्थान है, ये यूरोप का सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म स्थान है। चलिए ये भी बातें आपको पता हो गया कि सविल्ले यूरोप का सबसे गर्म स्थान है। अब यहाँ पर टिबेर नदी देख लेते हैं जो कि ये आपका इटली में स्थित है। कहाँ है, इटली में स्थित है टिबेर नदी। तो टिबेर नदी इटली में स्थित है, इसी के पास में वेटिकन सिटी भी है। क्या है, वेटिकन सिटी भी है, ये ध्यान रखना है। यहीं पर पो नदी है,
लोमड़ी का जो मैदान है, या पो नदी अपना जल कहाँ गिराती है? एड्रियाटिक महासागर में। कहाँ गिराती है? ये एड्रियाटिक महासागर है, इसी में पो नदी अपना जल गिराती है। तो पो नदी अपना जल कहाँ गिराती है? एड्रियाटिक सागर में। इटली की गंगा बोला जाता है, पो नदी को इटली की गंगा बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये भी पता हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ रूस में जो डॉन नदी है, ओजोब सागर है, इसकी भी बात चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका ओजोब सागर है। ओजोब सागर से काला सागर जाने के लिए कौन जल संधि है? तो यहाँ पर दिखाया गया है कौन सी जल संधि है? ये केरिच जल संधि है। कौन सा? केरिच जल संधि। तो केरिच जल संधि आपको याद रखना है, काला सागर को इजोब सागर से जोड़ता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब काला सागर को मरमरा सी से कौन सी जल संधि जोड़ता है? तो मरमरा सी ये है, काला सागर ये है। तो बॉस्फोरस की जल संधि, क्या याद रखना? बॉस्फोरस की जल संधि, चलो इसे हटाकर दिखा देते हैं। तो बॉस्फोरस की जल संधि क्या करता है? काला सागर को मरमरा सी से जोड़ता है। आगे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एजियन सागर मिल जाएगा। ठीक, एजियन सागर मिल जाएगा। जो डॉन नदी है वो अपना जल कहाँ गिराती है? ओजोब सागर में। ये भी ध्यान दे लेना, यहाँ पर जो डॉन नदी है अपना जल कहाँ गिराती है? ओजोब सागर से होते हुए काला सागर में। बाकी डनीफर नदी है जो कि कीप जलाशय से होकर काला सागर में गिराती है। प्रीपेट नदी, दोनों के संयुक्त होकर और यहाँ पर जो मैदान बनाते हैं इसे दलदली मैदान कहते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। तो वोल्गा नदी है जो अपना जल कहाँ गिराती है? काला सागर में। वोल्गा नदी, और ये यूराल पर्वत है। कौन सा? यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत क्या करता है? ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये यूरोप है, ये एशिया है। तो यूरोप को एशिया से अलग करता है क्या? यूराल पर्वत, ये ध्यान रखना। और भी नॉर्वे और स्वीडन की तो जो प्रायद्वीप है इसको स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप बोलते हैं, नॉर्वे और स्वीडन वाला, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, स्वीडन देश जो है, स्वीडन देश ये किरना शहर है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। स्पेन और फ्रांस की जो सीमा है वो पायरेनीज पर्वत पर है, अंडोरा देश में। बिस्के की खाड़ी, ये आपको याद रखना है। कैंटावायन पर्वत यहाँ पर है, और इब्रो नदी, ये आपको बिस्के की खाड़ी भी पता होना चाहिए। बात कर ले तो अरेबियन प्रायद्वीप, तो इसमें ये पूरा प्रायद्वीप ही है। प्रायद्वीप का मतलब 3 हिस्सा जल से लगा होता है। ठीक, तो इसमें वेटिकल कार्डिगल पर्वत है, सियर्स मेरियाना पर्वत है, सियरा नावेदा पर्वत है। यहाँ पर्वत आप देख लीजिए, एक स्पेन और पुर्तगाल में वेटिकन कार्डिगाला पर्वत भी है, सियरा मेरियाना पर्वत है, ये आपको पता होना चाहिए। और बात कर ले तो अल्पस की, तो अल्पस आपका ये दिख रहा है, अल्पस पर्वत श्रेणी, ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और क्या ऑस्ट्रिया, स्वीडन, इन सब देशों में स्थित है। ये नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, कोयले की प्राप्ति होता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक चोटी है। क्या है? माउंट ब्लॉक चोटी है, आपको पता होना चाहिए। और इसके पहले आपको मैं बताया था ये अफ्रीका का यहाँ माउंट मैकिनले, और ये दक्षिणी अमेरिका का है यहाँ पर एकांका गुहा, और एंडीज पर्वत श्रृंखला भी बताया गया था। और इसके पहले बताया गया उत्तरी अमेरिका में कि यहाँ रॉकी पर्वत, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है ये अलास्का पर है, ये माउंट मैकिनले है। कौन सी? माउंट मैकिनले। ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए पुनः यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये अल्पस हो गया, लेकिन यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है एल्बुर्ज चोटी है। कौन सा? काकेशस पर्वत पर, वो भी मैं आ रहा हूँ अभी। चलिए, तो ये आप देख लिए क्या? अल्पस पर्वत। और एपिनाइन्स जो इटली में स्थित है ये पर्वत है, ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक, कौन सा है?
एपिनाइन्स पर्वत इटली में स्थित है। इसकी वेसुविया ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो कोटोपैक्सी, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ पर कोटोपैक्सी है। क्या है? कोटोपैक्सी है और ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये यहाँ पर ओजोस डेल सलाडो है, नीचे ओजोस डेल सलाडो, जो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए पुनः आते हैं तो यहाँ पर यूराल पर्वत को देखते हैं। तो यूराल पर्वत क्या करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसके आगे देखोगे तो यहाँ पर आपका कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन सागर है। यहाँ से आगे देखोगे तो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर से देखोगे तो एक काकेशस पर्वत है और ये यूरोप की इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो एल्बुर्ज चोटी है। कौन सा? एल्बुर्ज चोटी है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। आपको पता होना चाहिए, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो एल्बुर्ज है। और या इसके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा काला सागर। यहाँ पर इजोप सागर है। इजोप सागर से ये केरिच जलसंधि, और नीचे आ जाओगे तो मरमरा सी है, यहाँ पर बॉस्फोरस की जलसंधि। उसके बाद आ जाओगे एजियन सागर, उसके बाद भूमध्य सागर, फिर स्वेज नहर से होते हुए ये देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका भूमध्य सागर, स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर से अदन की खाड़ी, उसके बाद हिंद महासागर के आगे आप इंडिया आ सकते हो। ठीक, इंडिया आ सकते हो। चलिए, तो यहाँ की जो प्रमुख बातें थी मैं उसे बता दिया हूँ। आप लिखना चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। एक बार पुनः देख लेते हैं। तो यहाँ यूराल पर्वत है, जो क्या यूरोप और एशिया को अलग करता है। काकेशस पर्वत है, ये भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। मतलब दो पर्वत हो गए और दो सागर हो गए, कैस्पियन सागर और काला सागर। ये भी क्या यूरोप और एशिया को अलग करता है। तुर्की ऐसा है कि यूरोप में भी है, एशिया में भी है, और रूस ऐसा है कि यूरोप और एशिया दोनों में है। अल्पस पर्वत एक नवीन पर्वत का उदाहरण है। और स्वीडन देश में एक किरना शहर है, जो लौह उद्योग के लिए जाना जाता है। बाकी आपको विस्के की खाड़ी ये बता ही दिया गया है। यहाँ पर कील नहर है। क्या है? कील नहर है। डेनमार्क और जर्मनी के बीच में इसको अलग करता है कौन? कील नहर, ये ध्यान रखना है। ठीक, और यहाँ पर उत्तर सागर है, बाल्टिक सागर है। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? ये अभी मैंने बताया कि लाटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया। और स्वीडन, यहाँ जिसकी राजधानी स्टॉकहोम, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ये आपको पता होना चाहिए। डागर बैंक किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के अंतर सागर के तट है, उसी को डागर बैंक कहा जाता है। बाकी ये नॉर्वेजियन सागर है। ये ऊपर आपका क्या है? आर्कटिक महासागर है। ये अंटार्कटिका महासागर है। इस साइड में भूमध्य सागर और छोटे छोटे तमाम यहाँ पर सागर हैं। एक एक को देखकर आप लिख लीजिए। और प्रमुख पर्वत हैं, ये भी आपको मैदान है, और एक भी मरुस्थल नहीं है। यदि देखा जाए तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। तो यहाँ से जो ज़रूरी बातें थे उसे मैं बता दिया हूँ। यदि आपको सेशन ये अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये यूराल पर्वत है। ठीक, रोमानिया, लातविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन, पुर्तगाल और यूनाइटेड ये आयरलैंड, इटली। यहीं पर क्या है? वेटिकन सिटी भी स्थित है, जो सबसे छोटा देश। बाकी ये यूक्रेन है, पोलैंड है, हंगरी है, क्रोएशिया है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है। ये रूस के पहले हिस्से हुआ करते थे, मध्य एशिया के भी आते थे। 1991 में 15 देशों में विभाजित हो गए। यूक्रेन भी उसी में था। इसी को लेकर विवाद भी अभी जारी है। ठीक, ये आपको बातें पता होना चाहिए। 1991 में ये 15 देशों में टूट गए थे। तो
ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगले वीडियो में आपको ऑस्ट्रिया बताया जाएगा, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया, ठीक, जो कि लास्ट उसका रहेगा। उसके बाद एशिया। और भी आप यदि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका ना देखे हो तो चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद।